जोहार, नमस्कार। बच्चे देश के भविष्य हुए। बच्चे ही कल के अभिभावक बनेंगे, कल देश को संभालेंगे। उन बच्चों के लिए संविधान ने, कानून ने, सरकारों ने बहुत सारे उपाय कर रखे हैं। इसमें कि एक कानून है बाल संरक्षण अधिनियम, कैसे उनको प्रोटेक्शन मिले। एक है उनके लिए अलग से किशोर न्यायालय। ये सब का मतलब क्या है और बच्चे किस समय इससे प्रभावित होते हैं, किस समय इनको लाभ मिलेगा। निर्भया केस जो दिल्ली वाला था, आप सबको याद होगा कि उसमें बहुत हंगामा हुआ। फिर उसके बाद में उसमें अमेंडमेंट भी हुआ, जो पहले से एक्ट चला आ रहा था। तो उसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है, आज के दिन में बालक कौन है, किशोर कौन है, पहले 18 से नीचे, अब 16 से ऊपर, 18 के बीच में अगर है, क्या है ये कुल मिला करके। इन्हीं सब मुद्दों पर कानून की बात में हम जानेंगे और इसकी जानकारी देने के लिए हमारी ओर है आज हमारे खास मेहमान हैं डीएलएसए से रांची जिला के सीजीएम स्वयंभू जी। जोहार, नमस्कार। नमस्कार। और ठीक सामने डीएलएसए के पैनल लॉयर हैं विजय कुमार बर्णवाल जी, आपको भी जोहार, नमस्कार। एक तो बाल संरक्षण कानून, ये कितने तरह का है और इस बीच में हाल में इसमें क्या क्या सुधार हुए हैं, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं? बच्चों के संरक्षण से संबंधित अभी काफ़ी कानून बने हैं जो जिससे उनको बढ़िया उनका ट्रीटमेंट हो, संरक्षण हो, प्रोटेक्शन हो। तो इसमें अभी पहला जो कानून जो बहुत महत्वपूर्ण है और अमेंडमेंट जो अभी आपने बताया कि बहुत लेटेस्ट जो अमेंडमेंट आया है वो ये है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया। वो अमेंडमेंट ये है कि जो पहले ऐसा था कि 18 ईयर्स से बिलो जो जुवेनाइल था वो उसका जो इंक्वायरी होता था, अगर वो जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, अगर किसी अपराध को कारित किया है तो उसका टर्म मतलब उसको अपराधी नहीं कह के जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ कहते हैं। तो वो वैसे बच्चों को अलग से ट्रीट करके उसे ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता था और वहाँ उसकी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा इंक्वायरी होती थी। परंतु ये जो अभी आपने बताया कि उस घटना के, निर्भया घटना के बाद और अन्य भी जो घटनाएं हैं उसके बाद एक अमेंडमेंट आया। और अमेंडमेंट पहले हम इसमें ये जानना चाहेंगे कि ये जो अपने यहाँ बच्चों से संरक्षण के कानून हैं, इसका मतलब क्या, उद्देश्य क्या है, इसके पीछे सरकार का, संविधान का क्या उद्देश्य? एक ये जो अभी अमेंडमेंट बता रहे थे पहले, वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अब हमारी चर्चा उसी पर केंद्रित रहेगी। हाँ जी, बहुत सारे कारण है उस पर केंद्रित रहने के। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में दोनों बैलेंस करने के लिए ये अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट ऐसा आया कि बहुत सारे घटनाओं में देखा गया कि जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे थे वो उनके द्वारा ऐसे अपराध कारित कर दिया जो बहुत गंभीर किस्म के होते, जघन्य कह सकते हैं। हाँ, और वो अपराध कारित होने के बाद बहुत ही कम सज़ा पे या नहीं सज़ा पे, एडमोनिशन पे, प्रोबेशन पे उनको छोड़ दिया जाता था। तो ऐसे परिस्थिति में एक जो पनिशमेंट का जो डेटरेंट इफेक्ट है वो ख़त्म हो रहा था। तो ये विचार किया गया पार्लियामेंट से, ऑनरेबल कोर्ट से, कि ये डिस्क्रिशन ट्रांसफ़र किया जाए कोर्ट को। कोर्ट और बोर्ड जो हैं वो देखेंगे कि उन अपराधों में से और वो जो बच्चा है उसकी मानसिक स्थिति, अपराध का जो प्रकृति है या और भी जो स्थिति है, उन परिस्थितियों को देखकर ये डिसाइड करेंगे कि इनका ट्रायल बच्चों के न्यायालय में हो या ट्रायल एडल्ट की तरह हो। तो जब ये डिस्क्रिशन ट्रांसफ़र किया गया, अब ये डिस्क्रिशन बोर्ड के पास है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जब केस जाएगा बच्चों के, 18 साल से कम का बच्चा अगर कोई अपराध करता है और उसका केस ट्रांसफ़र होता है, तो वहाँ ये डिसाइड करेंगे सारी परिस्थितियों को देख करके। वहाँ साइकोलॉजिस्ट भी आएंगे, रिपोर्ट आएगा प्रोबेशन का, सारा अपराध की प्रकृति, उस बच्चे की मानसिक स्थिति, उसका पारिवारिक परिवेश, फिर वो कहीं कोई हैबिचुअल या रिपीट करने की स्थिति में ना हो। इन सारी बातों को कंसीडर करके
ये डिसाइड करेगा कि ये एडल्ट की तरह इसका ट्रायल हो कोर्ट में, सक्षम न्यायालय में, या वहीं पे इंक्वायरी चले जस्टिस में जाए। तो ये डिस्क्रिशन जो दिया गया ये बहुत मतलब अच्छा है कि ये संतुलित करेगा। ये संतुलित इस तरह से करेगा कि जघन्य अपराधों में कम से कम अब ये स्थिति होगी कि वो ये देखा जाएगा कि इसको ऐसा तो नहीं कहीं वो उसको कम सजा पे अगर जैसे पहले पूर्व की तरह होता था छोड़ दिया जाए और वो कहीं ऑफेंस रिपीट कर जाए। तो इन सारी बातों को दूसरे लोग भयभीत होंगे कि भयभीत होंगे, हो सकता है, तो उसको भी किसी तरह का कोई भय नहीं है। तो बाकी सारी चीज़ें ठीक है, बट अगर क्राइम इतना घृणित हो जो आप कह रहे हैं, हीनस हो, जघन्य हो, तो वैसे परिस्थिति में ये एक डिस्कशन आना जरूरी था कि कोर्ट जो है वो डिसाइड करे, बोर्ड जो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट हैं और उनके सदस्य जो हैं वो डिसाइड करें कि इस केस को एडल्ट ट्रायल के लिए भेजा जाए। तो इसमें उम्र फिक्स कर दिया गया कि 16 से कम नहीं, 16 से 18 के बीच के बच्चों का, हाँ वो, और अपराध भी 7 साल से ऊपर का होना चाहिए, सजा जिसमें 7 साल से ज़्यादा की सजा हो। ये 2 क्राइटेरिया होगा, 7 साल और उससे ज़्यादा की सजा वाले ऑफेंस, और 16 से 18 साल के बीच का बच्चा। तो मैं आपकी तरफ लौटता हूँ, जब विजय से बात कर लें। ये जो 16 से 18 की उम्र तय की गई है, निर्भया केस के बाद और भी बहुत सारे केसेस हुए, उसी बीच में अमेंडमेंट की प्रक्रिया चल रही थी। अभी भी इस तरह की हीनियस क्राइम के, जघन्य अपराध के कई सारे मामले आए, रांची में भी हैं कई सारे मामले आए। तो क्या अब यह माना जाना चाहिए कि 16 से ऊपर के जो लोग हैं, 16 से नहीं, जो भी बच्चा जघन्य अपराध करता है, खास करके इस तरह का हमारे जैसे सीएम साहब ने कहा कि 7 साल से ऊपर की सजा हो सकती है, उसको बाल किशोर न्यायालय में अब ट्रायल के लिए और ये डिसीजन के लिए एक बोर्ड बने और बोर्ड में डिसीजन होता रहे, एक लंबी प्रक्रिया चलती रहे, उसके पहले उनको दे दिया जाए? नहीं, जो प्रक्रिया है, कानून कहता है कि 100 अपराधी भले छूट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं हो। इसी सिद्धांत पर आज भी हम चल रहे हैं। तो उस स्थिति में ये प्रक्रिया तो थोड़ी जटिल होती है, लेकिन इसको आसान बनाने के तरीके भी खोजे जाने चाहिए ताकि जल्द से जल्द विक्टिम जो है उसको न्याय मिल सके, और जो कल्प्रिट हैं, जो दोषी हैं, उनको जल्द से जल्द सज़ा मिल सके। इसके लिए भी प्रयास किया जाना चाहिए ताकि जो लंबी प्रक्रिया चले उनकी इंक्वायरी के लिए, वो कम समय में कंप्लीट हो सके। एक सवाल और आपसे इसी के साथ साथ, ये जो कानून का मतलब है कि 100 छूट जाएं अपराधी भले ही, लेकिन एक को सज़ा न मिले, मुझे लगता है इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी देखा जा सकता है कि अपराधी न छूटे लेकिन किसी बेगुनाह को सजा न मिले। हो यही रहा है, जो सरकारों में होता है ना कि तमाम नियम बना गए हैं काम करने के लिए, और सारे नियम काम रोकने के लिए, तब तक जब तक कि उसके टेबल के नीचे को सरकाया नहीं जाता है। तो हम ये कह रहे हैं कि चीज़ों को अलग अलग एंगल से समझने की ज़रूरत है। हम आपकी तरफ फिर लौट रहे हैं। ये जो आप बता रहे थे, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जो इस संदर्भ में बताएंगे वो ये है कि अभी भी डबली प्रोटेक्टेड है बच्चा। बच्चा अगर अपराध करता है तो आज भी अमेंडमेंट के बाद भी उसके दो लेवल पे, 2 टियर पे उसका एग्जामिनेशन होगा कि उसका ट्रायल एडल्ट की तरह हो या नहीं। एक तो पहला जो प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में लेंगे डिसीजन कि इसको एडल्ट की तरफ ट्रायल में भेजा जाए। दूसरा, फिर जब वो कॉम्पिटेंट कोर्ट जो मतलब हम लोगों के यहाँ अभी नोटिफाइड है एडीजे 1 साहब का कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज 1 साहब का, वो कोर्ट भी देखेगा, सेशंस कोर्ट, वो सेशन का पावर उनके पास, वो भी देखेंगे और वो भी इस चीज़ को फिर से कंसीडर करेंगे, रिविजिट करेंगे उसको और देखेंगे कि नहीं कि इसको एडल्ट की तरह हम ट्रायल करें या फिर वापस उसको हम भेज दें बच्चे वहाँ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में। तो दो स्तर पे ये परीक्षण हो रहा है कि इसका ट्रायल एडल्ट की तरह होगा या फिर बच्चे की तरह ही इसको ट्रायल किया जाएगा। इसलिए अभी भी वो डबली प्रोटेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर मतलब गया तो उसको एक बार डिसाइड कर दिया गया तो वो ट्रायल नहीं, ऊपर फिर वहाँ जाने पर एक बार फिर एक मौका, अपॉर्चुनिटी है उसको कि वो वहाँ डिसाइड हो, फिर सक्षम न्यायालय डिसाइड करे तो फिर वापस वो आ सकता है। तो ये भी एक प्रावधान उसमें डाला गया है जी। और जहाँ तक अपराध के गंभीरता का सवाल है
और न्याय तो सबको चाहिए, विक्टिम को भी न्याय चाहिए और बच्चा है तो बच्चे की स्थिति को भी देखना है। तो ये संतुलन बनाने के लिए बहुत अच्छा ये किया गया। कम से कम सामने फैक्ट्स पे जो कोर्ट है, जो बोर्ड है, जो न्यायाधीश बैठे हैं, वो डिसाइड कर दें कि ये इसका ट्रायल अपराधी की तरह, एडल्ट अपराधी की तरह होगा या फिर उसका ट्रायल जो है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ही इंक्वायरी करेगा उस पर। तो ये एक बहुत अच्छा पहल है और लोग इससे, हमको लगता है, न्याय ज़्यादा मिलने की संभावना, लोगों को अब सही न्याय मिलेगा, क्योंकि विक्टिम ओरिएंटेड भी होना चाहिए कि विक्टिम को भी लगे कि हाँ, हम मेरे साथ न्याय हुआ। एक उम्र का भी उसमें ये प्रावधान है, क्योंकि इसलिए रखा गया कि 16 से 18, ये नहीं है कि 16 से कम नीचे अगर है तो उसको जी, तो वो तो है ही, उसका प्रोटेक्शन वहाँ भी है। लेकिन वो मैच्योरिटी होता है कई बार कि 16 से 18 में बच्चे की, वो बच्चा उम्र से भले ही बच्चा है, उसका मानसिक स्थिति इतना मैच्योर हो जाता है। क्योंकि आप ये भी देखते होंगे कि सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में अगर कोई आदमी इन्वॉल्व है, वो अपने आप में कहता है कि मतलब एक अपने आप में बताता है कि जो आदमी, जो भी पर्सन है जो ये अपराध कर रहा है, वो कहीं ना कहीं से वयस्कता की ओर है। वयस्क, ये सेक्सुअल ऑफेंस जो है वो वयस्कता से रिलेटेड ही है। जी। जब तक कोई एडल्ट के इसमें नहीं आएगा, ये ऑफेंस होने का ये नहीं है। तो ऐसे ऑफेंसेस के लिए खास करके जो सेक्सुअल ऑफेंस हो रहा है, कम से कम वहाँ तो इससे बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा ये मिलेगा, न्याय भी मिलेगा विक्टिम को, और उससे संबंधित न्यायालय भी इस बात को देखेगा कि सेक्सुअल असॉल्ट है तो उस पर क्या विचार किया जाए। बाल संरक्षण के और कौन कौन से कानून हैं? एक अभी बहुत अच्छा कानून हो रहा है जो हम लोग अभी, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट। तो बच्चों के खिलाफ, जैसे ऐसे तो मतलब भारतीय दंड संहिता में सेक्सुअल असॉल्ट के लिए बहुत सारे ऑफेंसेज हैं। जो आप लोग सुने भी होंगे, 376 है, 354 है, ये सब तो अमेंडमेंट के साथ भी है। बहुत सारे ऑफेंसेज हैं जिन पे सज़ा भी बहुत ये किया गया। लेकिन एक विशेष जो है बच्चों के वजह से एक विशेष एक्ट बनाया गया कि बच्चों को कैसे इससे प्रोटेक्ट किया जाए, और उसके लिए एक अलग से कानून बना दिया गया। वो प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट है। उसमें 2 तरह का प्रावधान दिया गया है। एक तो प्रावधान है वैसे अपराध जो कुछ सेक्सुअल असॉल्ट जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट मतलब कम है, गंभीर नहीं है, और एक है गंभीर प्रकृति का सेक्सुअल असॉल्ट। उसमें सेक्शंस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा है, प्लस उसमें ये प्रिजम्पशन है, अगर कोई अपराध करता है तो उन सब ऑफेंसेस में जो वहाँ बताए गए हैं, वो उस कानून में ये माना जाएगा कि अपराध क्या है, वो अपराधी को ये साबित करना है, ऑनस उसके ऊपर ट्रांसफ़र हुआ कि वो उसने नहीं किया है। तो ये इस तरह से बच्चों को क्योंकि बच्चे, और फिर बच्चों को जब न्यायालय में ले जाया जाता तो उसके लिए बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स दिए गए हैं उसी कानून में, अपराधी डराए नहीं कि मतलब स्क्रीनिंग हो करके, स्क्रीन रहेगा उसके सामने कि कोई अपराधी उसको देखे ना वो अपराधी को, क्योंकि वो जो मेंटल ट्रॉमा जो एक बार वो झेल चुकी वो फिर दोबारा ना हो। इसलिए बहुत सारा सेफ्टी मेजर्स बच्चों के हिसाब से रखा गया है उस एक्ट में, जिसका अनुपालन हो रहा है और बहुत बढ़िया। विजय जी, बाल मजदूरी अधिनियम भी तो है ना? हाँ। बच्चों के संरक्षण के लिए बाल मजदूरी अधिनियम जी है। और क्या क्या है? इसके अलावा बच्चों के शिक्षा का अधिकार भी दिया गया है, उसके लिए अलग कानून बना है। बच्चों के लालन पालन के लिए सरकार की ओर से बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। बच्चों के विकास के लिए खेल कूद के क्षेत्र में अगर वो कर रहे हैं तो उसके लिए अलग से उसका प्रावधान किया गया है। इस तरह से बच्चों के विकास के लिए और कई तरह विभागों में बांट करके और उनको नहीं, ये माना गया कि बच्चों का जो सामाजिक विकास और उसको संरक्षण जो मिलना चाहिए, जो मौजूदा कानून सामान्य कानून है, उस कानून के अलग से उनके लिए कानून की ज़रूरत है, इसलिए कि हो नहीं पा रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति में जबकि कानून उनके लिए बन गया है और कानून का लाभ उनको जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा हो, तो उनको क्या करना चाहिए? उनके गार्जियंस को क्या करना चाहिए? उनके जो पास पड़ोस उनको जानने वाले हैं, अगर उनको लगता है कि उसको न्याय दिलाना चाहिए तो क्या करना चाहिए? उसके लिए है कि वो चाइल्ड लेबर एक्ट के अंतर्गत अगर चाइल्ड लेबर हैं तो चाइल्ड लेबर एक्ट के अंतर्गत उनको संरक्षण दिया जाता है
और उसमें ये इस बात की सुरक्षा दी जाती है कि किसी भी बच्चे से नहीं, वो किसके पास जाएं, ये सुरक्षा के लिए किसके पास जाएं? लेबर कोर्ट में जाएं, डालसा के पास जाएं, डीसी के पास जाएं, एसपी के पास जाएं, किसके पास जाएं? जहाँ की इसके लिए है कि डीसी के पास भी है प्रोविजन, डीएलएसए में भी जा सकते हैं और वहाँ से भी उनको कानूनी सहायता मिलेगी। और एसपी के पास भी अगर जाते हैं तो एसपी उनको कानूनन संरक्षण केवल इतना ही देगा कि कोई ज़बरदस्ती उसके साथ कुछ ना कर सके और कुछ ना करवाया जा सके, लेकिन बाकी अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारे डीसी हैं। अभी इस संदर्भ में इसमें एक चीज़ हम आपको बता देता, आप उसका जवाब भी चाहेंगे। इन्होंने जो बताया कि डीसी एसपी या इस तरह के साहब लोग जो हैं, तो साहब लोगों के यहाँ जाना सामान्य आदमी का ही बहुत कठिन होता है। वो चपरासी जो है वहाँ पर बैठा हुआ, वो बड़ा जमराज होता है जो जाने ही नहीं देता है, ठीक है ना। वो बच्चे को कैसे जाने देगा, बच्चा वहाँ तक कैसे पहुँचेगा, ये आप अंदाज कर सकते हैं, चूँकि आपको प्रैक्टिकली अनुभव होगा ज़्यादा। वैसी स्थिति में कोई ऐसा सूटेबल जगह जहाँ वो या उसका गार्जियन आसानी से हम इस पे थोड़ा सा ये कहेंगे कि एक लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है और लेबर डिपार्टमेंट में और भी अधिकारी हैं जिनकी ये ड्यूटी है, ये सरकार के तरफ से उनको यही इसके लिए ड्यूटी करता, तो हम आपसे बात क्यों करते हैं? हम तो बात इसीलिए करें, हम बता रहे हैं ये कार्य मतलब इसीलिए बनाया गया, वो स्पेसिफिक इसीलिए बनाया गया है कि उनका ये कार्य ही है, उनके ऑफिस का ये काम है, उनका ये काम है कि वो ये देखेंगे कि कहाँ पे चाइल्ड लेबर है। और अभी जो हम आपको बता रहे थे कि हम लोगों का जो भी एक्ट अभी आ रहा है या जो भी एक्ट इन्फोर्स हो रहा है, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट है कंपनसेशन का जी। हर एक्ट में, जैसे अभी जो भी एक्ट हम लोग देखें, सारे एक्ट जो डिस्कस किया अभी हम लोगों ने, उन सारे एक्ट्स में एक कंपनसेशन का भी एंगल है। और इतना इम्पोर्टेंट एंगल हो गया है कि अब हर तरह से, जैसे अपना डालसा ही देख लीजिए, हम जहाँ तक मतलब हम लोगों की जानकारी है, हम लोगों ने बहुत सारे केसेस में हम आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि कोई ऐसी सुगम जगह बताइए जहाँ की बच्चा या उसका अभिभावक आसानी से पहुंच करके अपनी शिकायत दर्ज करा सके और कानून से जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद ले सके। कोई ऐसी जगह आसान जगह वो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो चाइल्ड लेबर के लिए अलग से अधिकारी भी नियुक्त हैं, वहाँ अगर चाइल्ड लेबर का सवाल नहीं है, किसी भी मामले में अगर उसकी पहुंच वहाँ तक नहीं होती है, वो जाने में भयभीत है, मतलब बच्चा या कोई बच्चा और उसका अभिभावक दोनों, हाँ, तो या उसको जो जानता है कि ऐसा हो रहा है, कोई दूसरा आदमी तीसरा आदमी भी जाकर के वो बता सके भाई जैसे अपराध का जो प्रकृति है उसके हिसाब से बनाया गया है, कौन सा ऑफिस क्या कार्य करे, कौन अधिकारी का क्या कार्य है। तो ये जैसे आप मान लीजिए कि किसी बच्चे के साथ कोई ऐसा अपराध हुआ, वहाँ से डीएलएसए में आएंगे, तो डीएलएसए तो खैर हर मर्ज की दवा आप देख ही रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आप डीएलएसए उसको हैंडल कर रहा है। क्योंकि अभी एक बताएंगे कि भी एक आप और मांझी में एक घटना घटी थी, वहाँ एक बच्चे को जो मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, थोड़ा वो अस्वस्थ था, तो उसको बांध के रखा गया था। तो एक न्यूज़ आया और हमारे न्यायायुक्त साहब के संज्ञान में आया और ऑनरेबल DN पटेल साहब के संज्ञान में, और तुरंत आदेश हुआ और संयोग से हम लोग ही थे उस समय डीएलएसए के इंचार्ज में, तो एकदम त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको तुरंत मानसिक आरोग्यशाला में, जबकि वो कितने दिनों से परेशान था, जैसे ही हम लोगों के संज्ञान में आया हम लोगों ने उसे तुरंत वहाँ भिजवाया और वहाँ उन्होंने डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट किए, बहुत बढ़िया उसका ये रहा। तो ऐसा है कि अब तो एक डीएलएसए कम से कम आपका डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है आसानी से पहुंच सकते हैं एकदम, और वो एकदम ओपन है वहाँ पे। आपको कभी ये महसूस नहीं होगा कि मतलब इतने सारे लोगों को वहाँ रखा भी गया है, पैनल एडवोकेट हैं, PLVs हैं, गांव में जो अभी डैन वाला केसेस देख रहे होंगे उसके लिए अवार्ड भी मिला है, और वो गांव में PLV हैं और वो सूचना देते हैं और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस से, जो भी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे, हर स्तर से उसको कार्यान्वित करके हम लोग चाहते हैं, कोर्ट से हो तो कोर्ट से हम लोग उसको तुरंत सॉल्व करते हैं। इसलिए हम तो ये बताएंगे कि एक संस्था कम से कम अभी है हमारे सामने, जहाँ पर आप कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के अगर आते हैं तो वो उचित वहाँ पे आपको मार्गदर्शन भी मिलेगा और आपको उचित सहायता भी मिलेगी। कितने लोगों को कंपनसेशन दे दिया गया अभी हर तरह के ऑफेंसेस में, सेक्सुअल ऑफेंसेस में तो मतलब जो भी पीड़िता थी सबको लगभग
मतलब हमको लगता है काफ़ी बड़े पैमाने पर सबको मिला है इंटरिम रिलीफ कंपनसेशन के रूप में, जो एज पर लिस्ट है सरकार का। बहुत अच्छा काम हो रहा है। और हमको लगता है बच्चों के लिए आप जो चाइल्ड लेबर की बात एक यहाँ दिखा, चाइल्ड लेबर को तो अभी छोड़ दिया जाए, RTE है, तो RTE में जो सर्टेन सेक्शंस हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू ये एजुकेशन, तो राइट टू एजुकेशन में अगर एजुकेशन पाने में उसको असुविधा हो रही है, या प्रॉपर एजुकेशन पाने के लिए किताबें चाहिए, पैसा चाहिए, या जो भी ज़रूरत है वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है, और वो चाहता है कि पढ़ें, उसका गार्जियन चाहता है कि अब पढ़ाएं, वैसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए? देखिए सरकार की तो अपनी जवाबदेही है, सरकार की तो बहुत सारे स्कीम्स भी हैं, और वो प्रशासनिक स्तर पे बहुत सारे ऑफिसर्स को एंडोर्स किया गया है, जैसे SDO हैं, DC हैं, DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं। ये तो अपना एक कोर्ट का कि ये राइट भी है, बच्चे को 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाना, ये तो एक उसका नेचुरल मतलब लीगल राइट है। राइट तो है, यहाँ पर किताबें नहीं तो वो नहीं उसको टाइम पर, इन्फोर्स हम करेंगे। ये कह रहे हैं, हाँ, ये इन्फोर्स कराने के, किताब नहीं मिल रही है तो किताब चाहिए, तो RTE के तहत उसको किताब मिलने का अधिकार तो है कि किताब दें, और किताब के लिए बहाने बनाते हैं, तो वो किसको शिकायत करे? जो शिकायत को इंटरटेन करने वाला है वही तो किताब नहीं दे रहा है। दिक्कत तो ये है ना। नहीं वो देखिए, अब ये तो मतलब अगर प्रशासन के तरफ से कोई ये कानून तो बना हुआ है, और कानून का इम्प्लीमेंटेशन कराना काम है हम लोगों का, न्यायालय का भी काम है, प्रशासन का भी काम है। ये तो उनकी, अब वो वहाँ अगर कोई फेल करता है, 25% पर उसको जाना है, 25% मतलब प्राइवेट स्कूल्स में उसका एडमिशन होना है, एडमिशन के लिए जाता है, उसको बार बार दौड़ाया जाता है, तो उसके लिए ट्रिब्यूनल भी बना हुआ है, वो तो एजुकेशन का ट्रिब्यूनल भी है, और ट्रिब्यूनल में भी जा सकते। नहीं तो आप ये जो अभी बताए कि ये राइट जो है, तो ये आप ऑनरेबल कोर्ट में भी जा सकते कि वहाँ से भी आपको डायरेक्शन होगा। तो ऐसा नहीं है कि, लेकिन है कि जो हम लोगों के पास जो क्षमता है लोगों का, गरीब है, स्ट्रीट चाइल्ड को बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती जी। हम यही इसी बात पे हम आना चाह रहे थे, हम यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहे थे। ये चाइल्ड लेबर, इमोरल ट्रैफिकिंग जो अभी सुन रहे होंगे कि लोगों को यहाँ से, खास करके जो झारखंड का बहुत मतलब झारखंड में बहुत प्रिवेलेंट है, तो इसको ये बहुत इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए है कि लोग लेके तो चले आते हैं, लेकिन वो जिस परिस्थिति में, जिस माने गरीबी में, जिस भूखमरी में, या जो स्थिति उनकी है आर्थिक स्थिति, वैसी स्थिति में चूंकि वो कंपेल्ड हैं बाहर जाके काम करना और लिवलीहुड अर्न करना, तो लौट के आप ले आइएगा वो सफिशिएंट नहीं है। हम लोगों को उसको रिहेबिलिट भी कराना होगा, बिना रिहेबिलिटेशन के जी कोई मतलब नहीं है उसका। वो मतलब एक जस्ट हाफ बेक्ड फिर भाग जाएगा, फिर जाएंगे, वो जाएंगे, उसकी तो मजबूरी है, वो कंपेल्ड है। इसलिए इस चीज़ पे अभी जो एक स्कीम चला है स्किल करने का, बच्चों को स्किल कर, वो अभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भी हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि कुछ उस लोगों को ऐसा परीक्षण, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे कि वो वहाँ से निकलें तो किसी काम में लग जाए। तो चाइल्ड लेबर एक्ट का तो सबसे इम्पॉर्टेंट, और इमोरल ट्रैफिकिंग जो एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़्यादातर मतलब जिसका विभत्स रूप तो अलग हो जाता है, जो सेक्सुअल, बट जिस काम के लिए ले जाते हैं, बाहर जाते हैं लोग, तो वैसे परिस्थिति में वैसे लोगों को ला करके और उनका रिहेबिलिटेशन जो है, इस पर तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं होगा तो ये सारा एक्सरसाइज ही फुटाइल हो जाएगा, मतलब इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। तो उसके लिए अभी जो हमको लगता है प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी एक स्किल्ड वाला कोई स्कीम आया है, सरकारी स्कीम, उनसे हम लोग जोड़ भी रहे हैं अपने। तो वहाँ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को जोड़ा है हम लोगों ने, और उस पर काम भी चल रहा है। कुछ प्रशिक्षण के लिए आया है वो इंस्टीट्यूशंस, उससे हम लोग उसको जोड़ के चाह रहे हैं कि उस तरह का प्रशिक्षण मिले। तो DLSA भी इसमें काम कर रहा है, मतलब ये काम DLSA के। आप थोड़ा सा और बताएं, हमारे पास समय घट रहा है, कि DLSA अवेयरनेस में क्या भूमिका निभा रहा है इस तरह के माने बच्चों से संबंधित। जैसे कि CM साहब ने एक बात बताई, और वो है बहुत महत्वपूर्ण बात, कि जो बच्चे रिस्क्यू कराए जाते हैं उन बच्चों को उस लायक बनाया जाए कि वहाँ से निकलने के बाद कोई सम्मानजनक काम कर सके और उतनी आमदनी उनको हो सके। तो DLSA इसके पब्लिसिटी में, लोगों को अवेयर करने में और वहाँ पहुँचाने में क्या भूमिका निभा रहा है? इस संबंध में DLSA गांव-गांव में कैंप करवाते हैं, और उस कैंप में पैनल लॉयर्स,
पदाधिकारीगण, न्यायिक दंडाधिकारीगण और वहाँ के लोकल PLVs जो अपॉइंट किए गए हैं, पैरालीगल वॉलंटियर्स, इन लोगों को से उन लोगों का संबंध स्थापित करवाया जाता है और उन लोगों को उनके द्वारा, उन PLVs के द्वारा प्रशिक्षण दिलवाने का काम किया जा रहा है। और PLVs जो प्रोग्रेस अपना देते हैं, जो प्रोग्रेस अपना करते हैं अपनी फील्ड में। आपसे एक सवाल और, ये बताइए कि DLSA के पैनल लेयर के तहत कोई बच्चों का कोई समस्या आया आपके यहाँ DLSA में कि बच्चों के प्रोटेक्शन से संबंधित, उसके मुआवजा से संबंधित, उसके ट्रेनिंग से संबंधित किसी तरह का कोई आपकी जानकारी में, आपके संज्ञान में ऐसा है कि बच्चों से कोई मामला आया DLSA में? अभी तक हमारी जानकारी में तो नहीं आया। अब हम कंक्लूड करने की ओर बढ़ रहे हैं। वो कंक्लूड करने की, ये तो कुछ बताया आपने कानून की, ये कानून है, और दूसरे की अगर उनको हेल्प चाहिए तो कहाँ जा सकते हैं। अंतिम, बच्चे देश के भविष्य होते हैं और जो अपना अनुच्छेद 21 है कि हर किसी को गरिमा के साथ जीने का अधिकार, तो उस बच्चे को भी तो गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। एकदम, बल्कि वो तो हम लोगों से मतलब जो सामान्य है उससे ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत है, और उसे ये हम लोग सब पूरे समाज का दायित्व है कि बच्चे को ज़्यादा प्रोटेक्शन दे और ज़्यादा उसको डिग्निफाइड लाइफ, जो आप जो स्ट्रीट चिल्ड्रंस की बात कर रहे थे, ये तो पूरे समाज और देश के जो भी सक्षम लोग हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उनकी ओर ध्यान दे, क्योंकि वो बच्चा है, वो तो इनोसेंट है, उसे क्या पता कि वो स्ट्रीट चिल्ड्रन कैसे बन गया, कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। तो ये जो भी लोग सक्षम हैं, ये हम लोगों की जिम्मेवारी है कि उसको उनको माने प्रॉपर संरक्षण, उनका आवास, उनके रहने की सुविधा, उनके खाने की सुविधा, ये सामूहिक जिम्मेवारी सबकी बनती है। केवल सरकारी इस पे रहने से मतलब काम नहीं होगा। और ऐसे में जो भी हो स्टेप, वो स्टेप उठाना है, जहाँ संज्ञान में आए वहाँ पे तुरंत कार्रवाई करवाने की कोशिश करनी है कि हो। बिल्कुल। बच्चे आपकी भी जवाबदेही है, आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी जिम्मेदारी DLSA की है, जितनी जिम्मेदारी शासन और सरकार की है। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा स्ट्रीट पर ऐसे ही घूम रहा है, उसके बारे में आप DLSA को भी खबर कर सकते हैं, DC और SP को भी खबर कर सकते हैं, और अगर मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति में दिखता है तो आप सीधे मानसिक आरोग्यशाला को खबर कर सकते हैं, DLSA को खबर कर सकते हैं, लोकल पुलिस को खबर कर सकते हैं, इसलिए भी कि वह बच्चा कल को इस देश का सम्मानित नागरिक बन सकता है और वह तमाम ओहदे प्राप्त कर सकता है जिन ओहदों पर कहने के लिए सिर्फ और सिर्फ मजबूत घरों के बच्चे ही जाते हैं। इसलिए कि अपने यहाँ ये मान्यता है कि किसी का भाग्य कोई नहीं जानता है कि कब कौन सा भाग्य लेकर के कहाँ पहुँच जाए। और अभी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं जिसमें कि यह माना गया है, लोगों ने कहा है बड़े जगहों पर पहुँचने के बाद कि वो क्या करते थे पहले, उनका बचपन कैसा था। इसलिए बच्चों को पूरा संरक्षण मिले और कानून ने जो उनका अधिकार दिया है उस अधिकार के तहत उनका संरक्षण हो, यह जवाबदेही हम सब की है। जो शासन, प्रशासन और न्यायालय के लोग हैं वो मदद के लिए तत्पर है। तो आज कानून की बात में बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं तो किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जोहार, नमस्कार।